दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के बाद हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। लेकिन क्या ये तेजी की दौर आगे बढ़ने वाली है या फिर स्टॉक फिर नीचे आएगा? क्योंकि पिछले कई समय से स्टॉक एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। वैसे अगर आप देखें तो इस समय सुजलॉन एनर्जी का सारा दारोमदार है सरकार की पॉलिसी के ऊपर। गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से नई पॉलिसी निकल कर आएगी उसके हिसाब से ही सुजलॉन का भविष्य यहाँ पे डिसाइड होगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि कंपनी विंड एनर्जी में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, बिजनेस काफ़ी अच्छा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे जो कुछ पॉलिसियाँ है जो फेवरेबल नहीं है, सरकार उनको बदलने जा रही है। सरकार की तरफ से कुछ नए बिड्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं। ये सारी जो बातें हैं यही आगे सुजलॉन को बढ़ाने में मदद करेगी या फिर स्टॉक की गिरावट भी हो सकती है। तो इन अपडेट को आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन सारी अपडेट को हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले फ्राइडे की अगर हम बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 8.05 पर रही, जहाँ पे हमने 0.63% की तेजी देखी है। अभी आप देख सकते हो स्टॉक पिछले 1 तारीख से अगर देखें तो आपको एक ही जगह पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, उसमें कोई बड़ी अप डाउन नहीं है। यानी एक तरह से देखें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुस्ती है। ये देख सकते हो आप 1 नवंबर को स्टॉक की प्राइस 8.20 थी, फिर 2 नवंबर को गिर के 8 रुपीज़ हो गया। 3 नवंबर को स्टॉक फिर से 8.05 के आसपास आया। 4 नवंबर को इसकी प्राइस 8.15 हुई और 7 नवंबर को भी आपको सेम प्राइस दिखाई देगी। 9 नवंबर को ये 8.25 तक और फिर 10 नवंबर को 8.30 तक चला गया। लेकिन 11 नवंबर को फिर से 8.20, फिर आप देख सकते हो 8.25 और आपको 16 नवंबर को ये 8.10 के आसपास दिखाई देगा। और उसके बाद अगर आप देखें 17 नवंबर को ये 8 के आसपास और फिर 18 नवंबर को ये 8.10 के आसपास। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक पिछले 15-20 दिन से, ये जब से नवंबर की शुरुआत हुई है, स्टॉक आपको 8 रुपीज़ के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई बड़ी मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टॉक की प्राइस ज़्यादा गिरती हुई भी आपको नहीं दिखाई देगी। यानी इसने 8 के स्तर को मजबूती के साथ पकड़ के रखा है। यानी एक तरह से इसको अपना बॉटम मिल चुका है। अब यहाँ पे बढ़ने की ही संभावना, गिरने की संभावना काफ़ी कम है। लेकिन अगर बाजार में बड़ी गिरावट हो गई तब तो ये स्टॉक भी नीचे आएगा, सारे स्टॉक आते हैं। लेकिन अगर बाजार थोड़ा सा अगर फेवरेबल रहा तो यहाँ से बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, गिरावट की संभावना बहुत कम है। अब यहाँ पे पूरे ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए जो सबसे बड़ी इस बार जो मायूसी करने वाली खबर यह है कि जो सरकार ने अपना जो गोल सेट किया था 2022 के लिए 175 गीगावाट का, उस गोल को मिस कर गए। यानी वो गोल अचीव नहीं हो रहा है। यानी आप समझ सकते हो हम पूरे ईयर के एंड में आ चुके हैं और अभी तक 175 गीगावाट का जो भी गोल था वो अचीव नहीं हो पा रहा है। ये आप देख सकते हो कि 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रॉमिस किया था कि इंडिया 2022 तक 175 गीगावाट की कैपेसिटी को, इंस्टॉल कैपेसिटी को पा लेगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायो पावर और स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सोर्सेज की सबकी इंस्टॉल कैपेसिटी को अगर ऐड किया जाए तो फिलहाल अभी 116 गीगावाट ही निकल के आ रहे हैं। तो हमारा जो टारगेट था 175 गीगावाट का, उससे काफ़ी दूर रह गए। यानी इस टारगेट को अचीव करना इस बार मुश्किल है, क्योंकि समय तो निकल चुका है। लेकिन अगर इसके साथ में अगर जो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अगर ऐड कर ले तब तो ये टारगेट अचीव हो सकता है। क्योंकि ये देखो आप 31 अगस्त 2022 की जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और इसके साथ में लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को साथ को जोड़ दिया जाए तब तो ये 163 गीगावाट की कैपेसिटी हो जाती है। और वो भी अगस्त की। उसके बाद में आप देख सकते हो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने। इसका मतलब ये है कि ये जो कैपेसिटी, इसको इंस्टॉल कैपेसिटी है 175 गीगावाट की, जो हमने जो टारगेट अचीव किया था उसको पूरा किया जा सकता है, बशर्ते इसमें लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी जोड़ा जाए। क्योंकि आप देखें तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का जो योगदान है वो सिर्फ मात्र यहाँ पे विंड एनर्जी का 41.2 गीगावाट का और सोलर पावर का 59.34 गीगावाट का, इन दोनों का मिला के ये आप देख ही सकते हो कि ये करीब 100 गीगावाट के आसपास ही हो रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो अगर लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट को साथ में जोड़ेंगे तब तो ये आपको गोल अचीव होता हुआ दिखाई देगा, वरना इसके इस बार जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे सरकार इसके लिए कोशिश जारी कर चुकी है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ग्लोबल डिकार्बनाइजेशन को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम लागू करने जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लीन एनर्जी के सोर्सेज जो सोलर और विंड के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए इंडिया और चाइना एक लीडिंग रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो काफ़ी ज़्यादा एमिशन करते हैं। और आप स्पेशली देख सकते हो जिसमें स्टील मिल्स है, इसके अलावा ऑयल रिफाइनरीज और फर्टिलाइजर प्लांट्स, इनके तरफ द्वारा बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो इनको एक ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम लागू करके यहाँ का जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सकता है। तो ये जो सबसे बड़ा पोल्यूशन इन कंपनी के माध्यम से होता है, तो इनका जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा मददगार हो सकता है।
ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण पानी के माध्यम से, जिसमें आप देख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके वाटर के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद में ग्रीन हाइड्रोजन और उसके बाद में उसको कंबाइंड नाइट्रोजन को मिला के ग्रीन अमोनिया बनाया जा सकता है। और आप देख सकते हो कि इस ग्रीन अमोनिया के इसका इस्तेमाल जो है स्टोरेज एनर्जी और फर्टिलाइजर के निर्माण में किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण हो जाएगा तो उसके बाद में आप देख सकते हो कि जो स्टील इंडस्ट्री से जो आप देख सकते हो कि जो भी पोल्यूशन है वो उसको रोका जा सकता है। फर्टिलाइजर बनाने में जो भी वहाँ पे एमिशन होता है उसको भी रोका जा सकता है। तो कुल मिला के सरकार इसके ऊपर संजीदा तरीके से आगे काम कर रही है और इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का निर्माण किया जाए, उसको इंस्टॉल किया जाए और इस कैपेसिटी के माध्यम से आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है। तो कुल मिला के सरकार इसकी कोशिश शुरू कर चुकी है और इसके लिए सरकार ने 4 गीगावाट का ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया है, यानी इसकी बिड आ चुकी है और इसके लिए इंटरनेशनल बिड्स लाई गई है, यानी कोई भी बाहर की कंपनी भी इसके लिए बिड लगा सकती है और ये तमिलनाडु में होगा। तो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी अब जल्द से जल्द आने वाला है और ये समुद्र के बीच में होगा। और आप देख सकते हो कि इसका मौका है वो सुजलॉन के लिए बड़ा है, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी इंडिया की सबसे विंड टर्बाइन निर्माण करने वाली कंपनी है और वो भी बिड लगाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास बहुत सारा अनुभव है। आप देख सकते हो लैंड एक्विजिशन से लेके टोटल फ्रेमवर्क, टोटल डॉक्यूमेंटेशन करने से सारा का सारा काम कंपनी करती है। तो ऐसे में ये बिड वो अच्छे से लगा के ये बिड जीत भी सकती है। तो आने वाले समय में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमारे यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने यहाँ पे एक बड़ी अपडेट दी है और इंडिया ने फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ग्रीन पोर्ट और शिपिंग लॉन्च कर दिया है। यानी आने वाले समय में पोर्ट्स और जो शिपिंग है वो भी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से सारा का सारा काम करेंगे। यानी जिस तरह से हो सके हर सेक्टर से धीरे धीरे जो भी पोल्यूशन के जो जरिया है उसको कम किया जाए और ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए योग्य बनाया जाए। यहाँ पे इंडिया का जो एम है कि 60% ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए आने वाले समय में, यानी 2030 तक जो भी है कैपेसिटी, जो भी टोटल पावर डिमांड है उसको 60% ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही इस्तेमाल किया जाए और इसकी शुरुआत की गई है। तो जितने भी पोर्ट्स है अब वो पोर्ट्स पे आप देखेंगे तो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होगा, विंड एनर्जी के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से पूरे के पूरे शिपिंग और पोर्ट्स का कारोबार होगा। यानी लगातार हर सेक्टर में कोशिश की जा रही है। इससे पहले अगर आप देखें तो जितने भी एयरपोर्ट्स है वो भी धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट होने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में आने वाले इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना निकल के आने वाली है। इस सेक्टर को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कि आप सैटरडे को ही सरकार ने इंडिया के फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग ये ऑलरेडी ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है और आने वाले में जितने पोर्ट्स और शिपिंग है वहाँ पे ग्रीन सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे पोर्ट्स की तरफ से भी यह एक तरह से अपना एक गोल सेट किया गया है कि जो कार्बन का उत्कर्षण होता है, जो एमिशन होता है, उसको पर टन के हिसाब से 30% कम करना है। जो भी उसमें पोल्यूशन और उसको रोकना है 2030 तक के लिए उन्होंने अपना एक गोल सेट कर लिया, यानी 30% उसमें कमी लानी है। यानी आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में जितने भी पोर्ट्स हैं उनमें बहुत सारे नए चाहे विंड हो, सोलर पावर के प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। इस तरह से अगर आप देखें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। इसका फायदा सुजलॉन उठा सकती है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि एक तरह से गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने वाली है ग्रीन एनर्जी के लिए। ऐसे में इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है सुजलॉन एनर्जी, उसका रोल बड़ा हो जाता है। और जो लोग कहते हैं कि आने वाले समय सुजलॉन डूब जाएगी, सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वो लोग यहाँ पे गलत साबित होगी। क्योंकि सरकार कभी भी अपनी ऐसी कंपनी को डूबने नहीं देंगे जिस कंपनी का मुख्य उद्देश्य है उनके गोल को अचीव करने में बड़ी मदद करना। क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है और उनके पास एक बहुत बड़ी टीम भी है जो इसमें आगे काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी सर्विस का काम भी कर रही है। तो ऐसे में आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे तेजी जरूर आएगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें। क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।